आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुरुवार है आज, सभी को मेरा नमस्कार। 12 अगस्त 2021 का दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं नितिन ठाकुर। आज बात करेंगे यूपी की, जहां ओबीसी आरक्षण पर अहम बिल पास होने के बाद अब सियासत में उसके इस्तेमाल की जुगत भिड़ाई जा रही है। कैसे, यही तो बताएंगे। लॉकडाउन में स्कूलों पर ताले पड़े थे, 1.5 साल बाद खुले, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। बच्चों को संक्रमण की खबरें आने लगी हैं। तो अब आगे क्या, ये जानेंगे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से। और आखिर में हिमाचल के किन्नौर का हाल भी बताएंगे, जहां लैंडस्लाइड में 15 लोगों की मौत हो गई। क्यों बार बार भूस्खलन हो रहा है, एक्सपर्ट से इसके बारे में बात होगी। फिलहाल खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। राज्यसभा में मानसून सत्र के दौरान 11 और उससे पहले 10 अगस्त को हुई धक्का मुक्की और हंगामे को लेकर विपक्षी पार्टियां और केंद्र सरकार अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। राज्यसभा के मार्शलों पर विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों पर भी सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि किसी भी आउटसाइडर को मार्शल के रूप में तैनात नहीं किया गया था। कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनके 5,000 से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। इस बीच यूथ कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास ने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम राहुल गांधी रख लिया है और उन्हीं की फ़ोटो भी लगा दी है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी की फ़ोटो लगा ली है। दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक बहुमंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर शोरूम में आग लग गई है। दमकल की 6 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को डीएसपी का पद ऑफर किया है। इसके साथ ही गुवाहाटी में एक सड़क का नाम मुक्केबाज के नाम पर रखा जाएगा। उनके गृह नगर गोलाघाट में उनके नाम पर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। उनके कोच को 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए किसी भी सीट से चुनाव जीतना जरूरी हो गया है। ऐसे में चुनाव आयोग ने राज्य में उपचुनाव करवाए जाने को लेकर नई दलों को लेटर लिखा है। साथ ही आयोग ने उपचुनाव कराए जाने पर सभी दलों को 30 अगस्त तक राय भी देने को कहा है। यूएस में भारतीयों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर 6 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा तिरंगा फहराने की घोषणा की है। न्यूयॉर्क में काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया रणधीर जायसवाल 25 फीट के खंबे पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। 15 अगस्त को भारतीय झंडे का बिलबोर्ड दिन भर डिस्प्ले किया जाएगा। खुदरा महंगाई के जुलाई के आंकड़े आ गए हैं। पिछले महीने खुदरा महंगाई दर 5.59% रही। यह पिछले 3 महीने का सबसे निचला स्तर है। इस तरह यह दोबारा रिजर्व बैंक के कंफर्ट जोन में आ गई है। आरबीआई ने इसके लिए 4% से 2% नीचे और इतने ही ऊपर का दायरा तय किया है। इससे पहले यह लगातार 2 महीने 6% से ऊपर रही थी। और भारत इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है, जहां इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बिना किसी नुकसान के 46 रन बना लिए हैं। हालांकि बारिश की वजह से खेल को रोकना पड़ा है। भारत इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने बिना विकेट गंवाए 80+ रन बना लिए हैं। फिलहाल ओपनर्स रोहित शर्मा और लोकेश राहुल क्रीज पर हैं। यूपी में चुनाव आ रहे हैं, हर पार्टी गोटियां बिछाने लगी है। ताजा मामला ओबीसी आरक्षण का है। अब राज्यों को अधिकार है कि वो ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकते हैं अपनी अपनी। यही यूपी चुनाव में अहम फैक्टर बन गया है। राज्य सरकार के पास गुंजाइश है कि वो इसके बूते बड़े वोट बैंक को लुभा ले। बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने ऐसी 39 जातियों की निशानदेही कर ली है जिन्हें ओबीसी आरक्षण की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं जसवंत सैनी। उन्होंने बताया कि रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जातियों का सर्वे किया जा रहा है। 24 का हो चुका है, 15 का बचा है। उन्होंने ये भी बताया कि एजुकेशन, पॉपुलेशन और आर्थिक आधार समेत 35 पॉइंट्स हैं जिन पर सर्वे किया जाता है। राज्य पिछड़ा आयोग सरकार को अपना रिकमेंडेशन भेजेगा और सरकार इस पर आखिरी फैसला लेगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण के जरिए बीजेपी मुस्लिम जातियों को लुभाने में भी कामयाब रह सकती है। वो कौन सी जातियां हैं जो इस लिस्ट में शामिल होने की रेस में हैं, जिनकी दावेदारी सबसे मजबूत है? तो ये जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर कबूल अहमद से, जो उत्तर प्रदेश की सियासत को क्लोजली फॉलो करते हैं। देखिए, उत्तर
प्रदेश की राजनीति खासतौर से मंडल कमीशन के बाद इस तरह से पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश की ओबीसी शिफ्टिंग हुई है ओबीसी पे, और उससे कोई भी दल जो है सबकी नजर उत्तर प्रदेश की ओबीसी पे है, क्योंकि ये संख्या करीब 40 से 45% के आसपास पड़ती है ओबीसी की। तो हर पार्टी, अगर 2007 का चुनाव मायावती आई थी, ओबीसी उसमें बहुत अहम भूमिका थी अखिलेश यादव की भी सरकार में, और 14-15 साल के बाद जब भाजपा 2017 में लौटी है तो उसमें भी ओबीसी वोटरों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यही वजह है कि अभी मोदी कैबिनेट में अब विस्तार किया तो जो उत्तर प्रदेश में मंत्री रखे गए उसमें से 3 मंत्री ओबीसी के रखे गए, और ये बहुत ही बीजेपी अभी नीट को लेके खासतौर से अमित शाह जी ने अभी दौरा किया था उत्तर प्रदेश का, तो वहां भी उन्होंने नीट का जिक्र किया कि ओबीसी को हमने आरक्षण दिया। अब ओबीसी लिस्टिंग का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से ओबीसी केंद्रित है। लेकिन इसमें सबसे अहम अगर देखा जाए तो 3-4 जातियां हैं जो प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश की सियासत का तय करती हैं। पहले तो यादव जो है सबसे बड़ी संख्या में है, करीब 10%, जो खासतौर से सपा का परंपरागत वोट माना जाता है। दूसरा कुर्मी वोटर है, फिर कुशवाहा, मौर्य, साक्य, सैनी, लोध जैसी जातियां हैं जो उत्तर प्रदेश, और मल्लाह जाति खासतौर से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भाजपा ने 2017 में गैर यादव ओबीसी को टारगेट किया था और अपने साथ जोड़ने में सफल रही थी, और ओबीसी 2 हिस्सों में बटा। एक तरह से यादव गैर यादव में जो डिवाइड हुआ ना, उसके पीछे भी ये रहा कि सपा लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही है, तो उसका जो ज्यादातर फायदा हुआ है वो यादव कम्युनिटी को हुआ है देखा जाए तो। इससे जो दूसरी ओबीसी जातियां हैं वो अपने आप को वो करती हैं, और भाजपा ने इसी का फायदा 2017 के चुनाव में उठाया था। और 2014 से यदि देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने आप को उत्तर प्रदेश में कहा था कि हम ओबीसी हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से ओबीसी केंद्रित हो गई है। इसीलिए अब ब्राह्मण सम्मेलन भले ही हो रहे हों, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं है जितना ओबीसी के लिए भाजपा पूरा फोकस ओबीसी वोटों पे है। कबूल, बीजेपी के सामने मुस्लिम वोट को पाने का चैलेंज तो हमेशा रहता ही है, तो ये बताइए कि ओबीसी आरक्षण के जरिए कैसे मुसलमानों को लुभा सकेगी पार्टी? उत्तर प्रदेश में अभी तक भाजपा जो खासतौर से अगर भाजपा की राजनीति देखें तो वो मतलब मुसलमानों को छोड़कर एक गैर मुस्लिम राजनीति करती रही है, एंटी मुस्लिम राजनीति करती रही है। लेकिन कुछ चीजें इस बार बदलाव हुई हैं और सरकार को भी लग रहा है कि कुछ मुसलमान हमसे जुड़ सकते हैं। खासतौर से 3 तलाक के बाद, कानून लाने के बाद जो एक रास्ते खुले हैं, कुछ फायदा जो है लोकसभा में भाजपा को मिला भी था। अब यही का फायदा का भारतीय जनता पार्टी जो है एक नई रणनीति के साथ जो है आई है, और खास और जो मुसलमानों का ओबीसी तबका है उसको लेके साधने की रणनीति में है। इसीलिए आप देखेंगे चाहे वो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात हो तो वो भी पिछड़ी जात से बनाया गया। इस वक्त राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है अल्पसंख्यक आयोग के वो भी पिछड़ी जात से हैं, और अभी उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन हुआ है कमेटी का, उसमें भी बड़ी संख्या में ओबीसी मुसलमानों को रखा गया है, जबकि इससे पहले 4 ओबीसी थे, इस बार 11 मुसलमान रखा गया है। और खासतौर से अभी जो उत्तर प्रदेश की ओबीसी कमीशन ने 39 जातियों को पिछड़ी दर्जा देने के लिए रिकमेंड किया है सरकार से, उसमें भी तमाम मुस्लिम जातियों का जिक्र है, खासतौर से मुस्लिम कायस, मुस्लिम शाह, इस तरह की तमाम जातियों को ओबीसी दर्जा देने की बात है। अगर निश्चित तौर से भाजपा की जो रणनीति है वो मुसलमानों के उन तबके को है जिनका राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा नहीं दिखता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे और खासतौर से मुसलमानों के बीच तो राजनीति में जो अशराफ क्लास है, जो शेख, पठान, सैयद का क्लास है, वही जो है राजनीति में है में उनका ज्यादा प्रतिनिधित्व है। और जबकि दूसरी जो ओबीसी जातियां हैं उनको राजनीति में इस तरह का मौका नहीं मिलता है, वो अंसारी हों या मंसूरी हों या कुरैशी हों। बीजेपी का फोकस इन्हीं वोटों पे खासतौर से है, और भाजपा ने इससे पहले लंबे समय तक जो अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा था वो अंसारी समुदाय से बना रखा था, उन्होंने इस पे काम किया है। अब यही रणनीति लेके उत्तर प्रदेश में भाजपा उतरी है, और भाजपा का पूरा फोकस इस बार जो है ऐसे ही वोटों पे, खासतौर से अब्बासी, अलवी और सैफी जैसे वोट पे है, और ये उनके संगठन में भी दिखता है, और उनके सरकार के जो आयोग या जो बोर्ड हैं उसके जो पद वाले देने वाले विभाग हैं उसमें भी उन्होंने ऐसे ही लोगों को बैठाया है ताकि उसका सियासी तौर पे उनके समाज को एक संदेश देके जोड़ सके। कोरोना के खौफ में स्कूल 1.5 साल से बंद थे। दूसरी लहर के बाद कई राज्यों में स्कूल खोलने की मांग हुई। एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने भी कहा था कि उन्हें पर्सनली ऐसा लगता है कि स्कूल खोलने पर आक्रामक रूप से काम होना चाहिए।
तो स्कूल खुले भी, लेकिन जो उस वक्त स्कूल खुलने को लेकर आशंकाएं थी कि पता नहीं कैसे बच्चों की सेफ्टी सुनिश्चित होगी, पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, स्कूल के अंदर व्यवस्था मजबूत होगी या नहीं, वगैरह वगैरह, वो अब हकीकत में तब्दील हो रही है। बेंगलोर में 300 से ज़्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं। ये सभी 19 साल से कम उम्र के हैं। हिमाचल में करीब 62 छात्रों को कोविड हुआ है। पंजाब में आंकड़ा 27 है, हरियाणा में 6। अब बैन लगाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ने 22 अगस्त तक स्कूल बंद करने की बात कही है। पंजाब ने भी अपने यहाँ सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर ली है। आपको शायद याद होगा, जिस दिन एम्स के डायरेक्टर ने स्कूल खोलने की राय रखी थी, उसी दिन हमने मॉर्निंग न्यूज़ पॉडकास्ट आज का दिन में पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट चंद्रकांत लहरिया से बात की थी। वो भी स्कूल खोलने पर सहमत थे। अब जब स्कूल खोले जाने के बाद बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो कई आशंकाएं फिर से मंडराने लगी हैं। पूछा जाने लगा है कि क्या स्कूल रीओपनिंग का फैसला भारी पड़ा है। हमने बात की डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से और यही सवाल पूछा। मुझे नहीं लगता कि हम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि बच्चों में संक्रमण की दर बढ़ गई है। हमें याद रखना होगा कि बच्चों में संक्रमण की दर पहले भी उस वयस्क आयु वर्ग के समान थी और अभी भी लगभग उसी दर पर रही होगी। हाँ, पिछले कुछ दिनों में जब से स्कूल खुलने की बात हुई है, बच्चों के बारे में आंकड़े चर्चा में आने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि जब स्कूल खुले हैं तो हमारा उन पर बच्चों पर अधिक ध्यान है। घर में जो बच्चे रहते थे उन पर टेस्टिंग नहीं की जाती थी। स्कूल खोलने के बाद राज्य सरकारें स्कूलों में भी टेस्टिंग कर रही हैं, उनका तापमान की जांच होती है, तो इस वजह से उन आंकड़ों का पता चल गया है। तो सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचना कि इतने आंकड़े आए, कितने दिन में आए, वो समझने की जरूरत है। और साथ में बच्चों में हमेशा ही इन्फेक्शन होता है। मेरी नज़र में स्कूल खुलने के बाद उनको सिर्फ पहचान लिया गया है। दूसरी बात याद रखने की है कि हमारी चिंता मात्र संक्रमण को जानने की नहीं है। हमें याद रखना होगा कि बच्चों में पहले भी संक्रमण होता था, स्कूल खुलने के बाद भी होगा। हमारा मुख्य ध्यान होता है कि क्या बच्चों में गंभीर बीमारी होती है, क्या वो बच्चों में गंभीर बीमारी बढ़ रही है, और ऐसा कोई संकेत नहीं है। मेरी राय में मैं कहूँगा कि हमें इन आंकड़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल खुलने चाहिए और स्कूल खोलने का फायदा अपने आप में बहुत अधिक है। हाँ, साथ में स्कूलों को इस बात की भी तैयारी करनी होगी कि इसमें संक्रमण की न फैले और सारी सावधानियां बरतने की जरूरत है। चंद्रकांत जी, अब जब बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और वैक्सीनेशन से भी मामला कंट्रोल में आ नहीं रहा है, तो आप क्या सलाह देंगे? स्कूल बंद करने की बारी है फिर से, या फिर कुछ और उपाय भी हैं? सबसे पहली बात है कि अभी स्कूल खोलने का इतना अधिक जरूरत है क्योंकि बच्चों की शिक्षा का नुकसान हो चुका है और साथ में निश्चित रूप से तैयारियां करनी होंगी। तो सबसे पहली तैयारी बात होगी कि जितने भी स्कूल्स हैं उनको प्रिपेयर करना है कि कैसे स्कूल खोले जाएंगे। वेंटिलेशन को इम्प्रूव करना है, क्लासरूम में सिटिंग अरेंजमेंट को इम्प्रूव करना है, क्लासेज को उस आधार पर प्लान करना है कि मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट की जाए या एक दिन में एक ही शिफ्ट की जाए। तो इस तरह के काफ़ी सारे निर्णय लिए जा सकते हैं प्रिपेयर करने में। साथ में स्कूल खुलने पर यह भी याद रखना होगा कि जिन क्षेत्रों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट या अन्य पैरामीटर लो लेवल पर हैं उन जगहों पर स्कूल खोलने की ज़रूरत है। दूसरा, प्रिपेयर के अलावा ज़रूरत है इंगेज करने की। हमें सारे पेरेंट्स को और अन्य स्टेक होल्डर होते हैं उनके साथ ट्रांसपेरेंट रूप से रखना होगा कि दुनिया में जो एविडेंस है वो कहता है कि स्कूल से बच्चों को संक्रमण बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं है, तो वो साझा करने की ज़रूरत है एविडेंस। तीसरी बात है कि हमें सारी चीज़ों को फिर से प्लान करना होगा कि जैसे स्कूल का ट्रांसपोर्ट कैसा हो, बच्चों को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उनमें संक्रमण नहीं फैले। और चौथी बात है कि समय के साथ अगर कोई भी चीज़ परिस्थिति नजर आती है, किसी क्षेत्र में अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो उस क्षेत्र में स्कूलों को टेम्परेरी बंद किया जा सकता है। यह प्रक्रिया एक डायनेमिक होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हालांकि वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल किसी भी बच्चे को वैक्सीन भारत में नहीं लगी है। भारत में कोई भी वैक्सीन 18 साल से कम उम्र के लोगों को अप्रूव नहीं की गई है। संभावना है कि कुछ समय में वैक्सीन आ जाए, लेकिन वो वैक्सीन भी 12 से 17 साल के आयु वर्ग के लिए ही रिकमेंड की जाएगी। तो इन सब आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वैक्सीन की भूमिका आ जाएगी तभी जानी जा सकती है। फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि वैक्सीन की अधिक भूमिका है। सबसे महत्वपूर्ण है सारी सावधानियां बरतते हुए स्कूल खोले जाएं और टीचर्स को सेंसिटाइज किया जाए, बच्चों को और माता पिता को सेंसिटाइज किया जाए, वेंटिलेशन रखा जाए, दरवाजे खुले रखे जाएं, स्पेसिंग क्लासेज में रखी जाए और इस तरह से स्कूल को चालू रखना होगा।
जून लास्ट से सितंबर तक का वक्त बारिश का होता है और इस वक्त पहाड़ी इलाकों में जाना खतरे से खाली नहीं है। नदियां उफान पर रहती हैं, मिट्टी खिसकती रहती है और पहाड़ टूटते रहते हैं, तो इन वजहों से हादसे होना आम है। आप सुन भी रहे होंगे कि पिछले दिनों कई राज्यों में लैंडस्लाइड हुआ है, तो उससे हादसे हुए हैं। कल ही हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी हुआ। मलबा गिरने से कई बसों कारों को नुकसान पहुंचा। अब तक 15 लोगों के मरने की खबर भी है, बहुत से घायल हैं। आईटीबीपी समेत बचाव दल राहत के काम में जुटा है, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं उनके सामने। आज तक रेडियो रिपोर्टर सत्येंद्र चौहान वहां हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। अब से कुछ देर पहले मैंने उनसे फ़ोन पर बात की, पूछा कि अभी कैसे हालात हैं वहां पर, कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं और राहत काम में लगी टीमों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अभी तक तकरीबन 18 घंटे हो गए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें तो इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टोटल नंबर्स को मिलाकर बात करें तो तकरीबन 400 के करीब लोग लगे हुए हैं। और ये 400 के करीब लोग विद हैवी मशीनरी, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और जितना भी इक्विपमेंट्स होता है आर्मी और टेक्निकल्स का, वो बाहर से मंगाया गया है। हिमाचल का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर इस ऑपरेशन की बात करें तो इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुश्किल मौसम बन रहा है। कभी बारिश का सीजन हो जाता है और कभी धूप निकल आती है। जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से पत्थर जम जाते हैं, लेकिन जैसे ही चटक धूप निकलती है तो उस धूप की वजह से जो पत्थरों के बीच में रेत होता है वो कहीं ना कहीं सूख जाता है और जैसे ही सूखता है तो वो रिसने लग जाता है, जिसकी वजह से पहाड़ एक बार फिर से दरकने लग जाते हैं। और सबसे पहले आपको मैं ज्योग्राफिकली ये बताऊं कि ये जो जिस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है, उससे 700 मीटर नीचे खाई में सतलुज नदी के किनारे पर जो है नीचे से और ऊपर से दो तरफ से जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक जो यात्री बस थी वो बस हाईवे से मलबे के साथ दबकर 500 मीटर नीचे ऊपर की तरफ से और 300 मीटर नीचे की तरफ से बीच में फंसी हुई है और उस मलबे में डेड बॉडीज भी हैं। अभी तक की बात करें तो 15 शव निकाले जा चुके हैं और 14 लोगों को रेस्क्यू के दौरान कल ही सेफ बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उसमें लोगों के जिंदा बचने की उम्मीदें बहुत कम होती जा रही हैं, या फिर यूं मानिए कि अब जिंदा बचने की उम्मीदें बहुत कम बची हैं। दूसरी तरफ अभी तक किसी को ये नहीं पता कि एग्जैक्ट नंबर कितना है, कितनी संख्या है लोगों की, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 40 से 60 के करीब लोग हो सकते हैं। दूसरा, जब लैंडस्लाइड होता है और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं ऊपर पहाड़ों के बीच में फंसी हुई है तो उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। आज 3 बार ऐसा हुआ कि जैसे ही लैंडस्लाइड होता था जो टीमें ऊपर चढ़ी हुई थी उनको वापस नीचे उतरना पड़ता था। तो मौसम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बाधा या फिर चुनौती इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बना हुआ है। हालांकि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने आज ये कहा था कि आज शाम तक इस ऑपरेशन को वाइंड अप कर लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से अभी ऑपरेशन चल रहा है लग सकता है कि इसमें और समय भी लगे। ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर सत्येंद्र चौहान। तो इसी के साथ ये भी जानना जरूरी है कि हिमाचल के किन्नौर में इस तरह की घटना को किन परिस्थितियों ने जन्म दिया, क्या उन्हें किसी तरह रोका जा सकता था? यह हमने पूछा जाने माने पर्यावरणविद राजीव नयन बहुगुणा से। किन्नौर जो है बहुत पहले से एक बड़ा संवेदनशील भूगर्भीय क्षेत्र रहा है और किन्नौर जो लद्दाख को सड़क जा रही है, लेह को सड़क जा रही है, अटल टनल जो बनी है, तो वो रास्ता किन्नौर से होकर जाता है और बाकी किन्नौर के बाद जो तिब्बत का इलाका पड़ता है वो तो पठार है, समतल जमीन है, उस पर इतना असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन किन्नौर एक कहना चाहिए कि खड़ा पहाड़ है और वहाँ कहीं कहीं संकरी घाटियां भी हैं। तो जहाँ संकरी घाटियां हैं, जहाँ ऊंची चट्टाने हैं, वहाँ आपको ज्यादा चौड़ी सड़कें नहीं बनानी है और अगर बनानी है तो वो सारा काम जितना हो सके मैनुअली करना है उसमें, बल्कि आपको वो भी जेसीबी वगैरह मशीनों का इस्तेमाल भी नहीं करना है। जेसीबी का पंजा जो है तो पूरा बुरी तरह से खुरच देता है, जैसे बाघ का पंजा है वो खुरच देता है पूरे शरीर को, तो जेसीबी का पंजा भी उसी तरह से धरती की चमड़ी उधेड़ कर देता है। तो किन्नौर के हादसे का सीधा सीधा कारण मैं जो लेह लद्दाख को हाईवे को चौड़ा करने की जिद है
तो उसको मानता हूँ। मैं तो कई बार उस रास्ते से होके बाइक से भी गया हूँ, कार से भी गया हूँ, और एक आध बार कुछ रास्ता उसका पैदल भी मैंने तय किया है। तो जितनी सड़क थी वो इनफ थी, वो पर्याप्त थी, आर्मी उसको मेंटेन करती थी। अब आप उसको तो टूरिस्ट स्पॉट बनाने की होड़ में कि ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर्यटक जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें, तो जब वो इलाका ही नहीं रहेगा तो देखेंगे किसको। अच्छा राजीव जी, पिछले 4-5 सालों में इस हिमालयन क्षेत्र में भूस्खलन के मामले बहुत बढ़े हैं, क्या कारण देखते हैं इसका? कारण उसका साफ है, अगर हम उसे स्वीकार करना चाहें, ये हिमालय क्षेत्र है, खासतौर से मध्य हिमालय का और अपर हिमालय का, जिसमें मैं उत्तराखंड को भी लेता हूँ, हिमाचल को भी लेता हूँ, लद्दाख को भी लेता हूँ, जम्मू कश्मीर को भी लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर चौड़ी सड़कें बनाने की जिद पकड़ ली है। अब आप जरा पता कीजिए कि जो आल्प्स का हिमालय है यूरोप का, जिसे आल्प्स कहते हैं, तो हमसे बड़ा मजबूत पहाड़ है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान का जो हिमालय है ये दुनिया का सबसे नया और कच्चा पहाड़ है। यहाँ भूगर्भीय उथल पुथल अभी चल रही है, और ये हिमालय का पहाड़ जो है तो तिब्बतन प्लेटों से टकरा रहा है, जिससे यहाँ भूगर्भीय हलचलें मच रही हैं। और जो मैंने आपसे कहा कि सबसे कमजोर और कच्चा पहाड़ है, इसको आप बच्चा पहाड़ समझिए। इसकी उम्र अभी सबसे कम है जितने दुनिया में जितने पहाड़ हैं। तो ऐसे में हम पे यहाँ हिमालय क्षेत्र में जो ऊंची सड़कें, लंबी सड़कें, चौड़ी सड़कें और सुरंगें बनाने की धुन सवार हुई है, और उन चौड़ी सड़कों को बनाने में हम क्या कर रहे हैं कि ब्लास्ट कर रहे हैं। जबकि ब्लास्ट जो है तो आप ये समझिए कि यहाँ के लिए जहर है पूरे उसके लिए। आए दिन ये हादसे हो रहे, इस बरसात में हो चुके, और बरसात से पहले भी हो चुके। मैं आपको बताऊं, बरसात से पहले बगैर बरसात के भी यहाँ पहाड़ दरक रहे हैं। अब वहाँ किन्नौर में जो कुछ हो रहा है, तो वहाँ आप टनल पे टनल बनाए जा रहे हैं, वहाँ बेवजह सड़कें चौड़ी किए जा रहे हैं। यहाँ चौड़ी सड़कों की जरूरत नहीं है, चौड़ी सड़कें आप मैदान में बनाइए। यहाँ केवल ऐसी सड़क बनाइए, इतनी सड़क बनाइए जिससे एक गाड़ी आराम से निकल सके और आर्मी जिससे अपना आवागमन आराम से कर सके। यहाँ चौड़ी सड़कें बनाने का जो पागलपन सवार हुआ है, इसे बंद करना पड़ेगा। हम काफी नुकसान कर चुके हैं, यू टर्न लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। ऐसे नहीं, इससे भयंकर होंगे और कल्पनातीत होंगे कि जो हमने सोचा नहीं है, ऐसे ऐसे हादसे अभी और होने को है। तो वक्त हो गया है विदा का। कुछ कहना सुनना चाहते हो तो radio@aajtak.com पर जरूर लिख भेजें। आज पढ़ाकू नितिन का नया एपिसोड आ गया है। मजेदार मामला है, रेल की बात हो रही है, चाय की, खाने की, उसके लिटरेचर की, और उसमें भटकने वाले भूतों की भी, उसके जरिए बनने वाले हिंदुस्तान की भी। तो सुनिएगा जरूर पढ़ाकू नितिन। हम आज तक रेडियो के पेज के अलावा आपको स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, जियो सावन, गाना, इन सब प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेंगे। हमारे किसी भी शो का नाम लिखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है खुशबू ने, और साउंड मिक्सिंग का काम संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।